हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 12 स्टार्ट है, यानी अध्याय 12 परमाणु एटम्स, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। लेकिन उसके पहले अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन प्रयोग हुआ रदरफोर्ड के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा, उसके बारे में सीखेंगे। जैसे इसके पहले आप लोगों ने थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा। थॉमसन साहब ने यह बताया कि भाई परमाणु जो है एक ठोस गोला है, ठीक है, और ठोस गोला में समान रूप से उसका जो द्रव्यमान है और उसका जो धनावेश है वो समान रूप से वितरित रहता है और बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। अब ये बात थी सन 1898 की। 1911 आते आते हमारे रदरफोर्ड साहब थोड़े से चतुर चालाक व्यक्ति, इन्होंने अपने साथियों की मदद ली। वो साथी कौन थे? एक तो थे गाइगर और दूसरे थे मार्सडन। ये दो साथी थे उनके, और जिनके सहयोग से इन्होंने अपना प्रयोग शुरू किया। इन्होंने सोचा कि वास्तविक रूप से परमाणु के अंदर है क्या क्या चीज। ठीक है भाई साहब, जो हमारे थॉमसन साहब थे, यानी जिसे हम जे थॉमसन के नाम से जानते हैं, सन 1898 में इन्होंने बताया कि परमाणु एक गोलाकार है जिसमें द्रव्यमान धनावेश समान रूप से वितरित है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। जिस प्रकार से तरबूज के गूदे में आपका दाना धंसा रहता है, छिपा रहता है, उसी प्रकार से धनावेश के बीच में इलेक्ट्रॉन धंसा रहता है। ये थॉमसन साहब है। अब इसके पहले भाई साहब थॉमसन साहब ने तो इतना बता दिया, लेकिन कुछ प्रयोगों के लिए इनकी पुष्टि नहीं होती थी, जैसे हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए। अब रदरफोर्ड साहब और उनके गाइगर और मार्सडन साहब ने क्या किया अपने प्रयोग में कि सबसे पहले देखिए, यहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। प्रैक्टिकली मतलब डायग्राम के माध्यम से, भाई प्रैक्टिकल तो नहीं यहाँ पे है। सबसे पहले उन्होंने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ ले ली। जैसे यहां पर हम रेडियो एक्टिव पदार्थ ले लिए, ठीक है। अब इस रेडियो एक्टिव पदार्थ को क्या किया कि एक कांच के अंदर, एक शीशे के बॉक्स के अंदर रख दिया। शीशे का बॉक्स बना देता हूं, देखिएगा डायग्राम भी बनाने का तरीका आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। ये शीशे का बॉक्स है, इसके अंदर आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ, जैसे मान लीजिए बिस्मथ है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है। अब बच्चों यहां से मतलब शीशे के बॉक्स के अंदर से, इसको मैंने ए नाम दे दिया, यहां पर रेडियो एक्टिव पदार्थ है, यहां से अल्फा कण निकलते हैं। अब इस अल्फा कण को संकीर्ण बनाने के लिए कि भाई इधर उधर ना जाए, एकदम सीधा जाए, संकीर्ण बनाने के लिए यहां पर बच्चों मान के चलते हैं लेड। लेड मतलब क्या होता है? शीशा। लेड के 2 ईंटें लगा देते हैं, फिजिक्स की भाषा में 2 ईंटा लगा दिए। इसका तात्पर्य है कि ये जो अल्फा कण है, जिसको इधर उधर जाना है जाने दीजिए, बाकी जो यहां से जाएगा तो एकदम संकीर्ण रहेगा। जो अल्फा कण एकदम संकीर्ण रहेगा वो मैं संकीर्ण बनाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, एकदम ये संकीर्ण रहेगा, ठीक है। ये अल्फा कण जा रहा है, भाई रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण भी निकलता है, बीटा भी, गामा भी, सब कुछ निकलता है, ये सबको पता है। यहां तक क्लियर है? इसको संकीर्ण बनाना है तो बना सकते हैं। इसका नाम हमने दे दिया बच्चों, एक का नाम दे दिया D1 और दूसरे का नाम दे दिया D2। फिलहाल यहाँ पे जो निकलने वाला रास्ता था वो बिंदु ए है। फिलहाल यहां तक क्लियर है कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, शीशे के बॉक्स के अंदर, शीशा का बॉक्स ए है, इसके अंदर क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दी। अब इसके बॉक्स के छिद्र, यहाँ पे छिद्र ओ है ना, में से अल्फा कण तीव्र गति से निकलती है। अब इसके गति में 2 लेड के ईंटें रख दी गई, D1 और D2 को, जिससे कि अल्फा कण संकीर्ण किरण के रूप में जाए। संकीर्ण मतलब एक सीधी रेखा, इधर उधर तितर बितर ना हो, और एकदम जिस अल्फा कण को लेना चाहते हैं वो एकदम तीव्र वेग से आगे की ओर निकले। फिर ये जो अल्फा कण है वो उसको किसी न किसी पात्र में टकराना था, तो इन्होंने एकदम स्वर्ण पात्र ले लिया। स्वर्ण पात्र, एकदम पतली पन्नी, यहां पे स्वर्ण पात्र है, ठीक है। इसको इस प्रकार से टिका दिया गया स्वर्ण पात्र को, यहां पे स्वर्ण पात्र है ये, ठीक। मतलब ये जो संकीर्ण अल्फा किरण जा रहा है तो स्वर्ण पात्र में टकरा रहा है, स्वर्ण की पन्नी में टकरा रहा है, जिसका मोटाई लगभग 2.1 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर, इतना कम। माइनस लग गया ना, समझो
इतना मोटाई था। ठीक है, अब जब देखा भाई साहब कि ये अल्फा कण तो जा रहे हैं, तो इन अल्फा कणों में कुछ ना कुछ तो घटना हो रहा है। देखा भाई, कुछ तो अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ तो तितिर बितिर हो जाती हैं। अब इसको देखने के लिए सामने से यहाँ पे एक लगा दिया गया, जिसके माध्यम से हम इनको देख सकें। तो यहाँ पर एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे बच्चों। सूक्ष्मदर्शी यहाँ पर हम बनाते हैं, थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ये ऐसा सूक्ष्मदर्शी सेट किया जाता है ताकि ये सभी दिशाओं में घूम सके। क्या हो सके बच्चों? सभी दिशाओं में घूम सके और इसे हम देख सकें। तो ये हम पूरा स्थित के साथ ये गोलाकार आकृति इसलिए बनाया गया है कि भाई साहब इसको हम सभी दिशाओं से देख सकें। और आप आँख बनाना है, तो आँख बनाने के लिए कोई कठिन बात है नहीं, सबको पता आँख वैसे ही बन जाता है। देखो आँख बन गया। अब यहाँ से जो किरणें हैं कुछ तो सीधे निकल जाती हैं। ठीक है, कुछ किरणें सीधे निकल जाती हैं। ओके, कुछ किरणें बच्चों यहाँ से मान लीजिए थीटा कोण अधिक कोण के साथ इधर जाती हैं, विचलित होती हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम देख रहे हैं। और कुछ किरणें यहाँ पर 90 से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं, ये किरणें इधर गई, कुछ किरणें इधर आ गई। अभी ये क्या किया गया, स्वर्ण पात्र पर यहाँ पर बौछार की गई। अभी तो सब कहानी ऐसे ही था, ये पूरा प्रायोगिक अध्ययन है और इसको लिखना भी पड़ता है एग्जाम में। कि सन 1911 की बात थी, रदरफोर्ड साहब ने अपने साथियों के साथ, दो साथी कौन कौन थे, गाइगर और मार्सडन, इन्होंने परमाणु के अंदर कुछ खोज करने की कोशिश की। इन्होंने ये सोचा कि भाई परमाणु के अंदर है क्या। तब उन्होंने क्या किया कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ ले लिया। जैसे यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ बिस्मथ का प्रयोग किया गया, जिसको एक शीशे के बॉक्स के अंदर रख दिया गया। इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण जो है तीव्र से निकलता है, तीव्र वेग से निकलता है, जिसे एक बारणी करने के लिए D1 और D2 दो लेड की ईंटें लगा दी गई, जिससे ये संकीर्ण होकर के आगे की ओर बढ़े। फिर इन्हें स्वर्ण पात्र, जैसे इस स्वर्ण पात्र को हम जी नाम दे देते हैं, स्वर्ण पात्र पे आपतित कराया जाता है। और इसके सामने एक संसूचक के रूप में, ठीक है, यहाँ पर एक पतली परत लगा दी जाती है बच्चों, एक पतली परत, ठीक है, संसूचक के रूप में, कि भाई इसका जो मान लीजिए किरण आ रहा है तो उसे हम देख सकें, समझ सकें। तो एक संसूचक लगा दिया जाता है, साथ में पर्दा के पास में एक सूक्ष्मदर्शी एम, तो इसको हम नाम दे देते हैं एम। इसके मदद से अल्फा कणों के प्रकीर्णन के बारे में अध्ययन करते हैं। अब इसमें हुआ कि कुछ कण तो सीधे निकल जाते हैं, कुछ कण विचलित हो जाते हैं, मतलब लगभग 90 डिग्री से अधिक कोण पर वो विचलित होते हैं। और बहुत कम अल्फा कण है वो जो सीधे आ जाते हैं, कुछ तो विचलित होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए अधिकांश, सबसे ज्यादा तो सीधे निकल जाते हैं, पन्नी को पार कर जाते हैं। उसको फिर मैं एक अलग डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन उनका ये प्रयोग था। प्रयोग के बाद रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि भाई ये जो मान लीजिए स्वर्ण पात्र है, इसको सीधे पार कर जाती है ना। अधिकांश, सबसे ज्यादा अल्फा कण सीधे निकल जाती हैं। सबसे ज्यादा अल्फा कण क्या होते हैं, सीधे निकल जाते हैं। बहुत कम अल्फा कण क्या होते हैं बच्चों, 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाती हैं, फैल जाती हैं। और बहुत उससे भी कम, मतलब 0.14%, 0.14% एक डिग्री के अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं, मतलब टकरा करके सीधे लौटती हैं। ठीक, ये चीज था। फिर इसका एक अलग से डायग्राम आप लोग पढ़ते हैं 9th क्लास में। 9th क्लास में क्या पढ़ते हैं कि ये आपका एक स्वर्ण पात्र होता है, इसमें अल्फा कणों का बौछार किया जाता है। तो अधिकांश अल्फा कण तो सीधे निकल जाता है, सही है कि नहीं, सीधे निकल जाता है। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकलता है। कुछ अल्फा कण 90 से अधिक कोण पर ये क्या होते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण 1 डिग्री पर, 1 डिग्री मतलब सीधे लौट आता है, खत्म कहानी, सीधे गया, टकराया और लौट आया। इससे निष्कर्ष निकला कि भाई साहब जब अधिकांश निकल रहा है तो बीच वाला भाग, जो परमाणु का भाग क्या होता होगा, खोखला होता होगा। तो ये निष्कर्ष निकल गया, परमाणु भाग खोखला है। अब कुछ अल्फा कण 90 से अधिक कोण पर मतलब प्रकीर्णित हो रहे हैं, तब ये पता किया गया भाई साहब जो अल्फा कण वो धनात्मक है, तो अंदर जो भाग है वो धनात्मक रहा होगा। ठीक है, इसलिए प्रतिकर्षित हुआ।
कुछ अल्फा कण टकराकर सीधे वापस आ रही हैं। इससे निष्कर्ष निकला कि जो बीच वाला भाग है, जो केंद्र वाला भाग है, अत्यंत कठोर रहा होगा। मतलब जो मुख्य रूप से द्रव्यमान है वो सेंटर पर ही रहा होगा। ये इससे निष्कर्ष निकलता है। तो इस डायग्राम को भी बनाना एग्जाम में और इस डायग्राम को भी बनाना। भाई ये डायग्राम तो बिना आप लोग नंबर नहीं पाओगे, ध्यान रखना, 12th क्लास में पढ़ रहे हो। यदि क्वेश्चन आ गया कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन संबंधी रदरफोर्ड के प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का महत्व बताइए। अभी ये थोड़ा सा इनका प्रयोग हम बता रहे हैं, रदरफोर्ड का प्रयोग, और मॉडल में 4 प्रस्तुति दिए, वो हम अभी आपको लास्ट में बताएंगे। फिलहाल अभी इतना तो समझ गए कि भाई साहब इन्होंने अपने साथी के सहयोग से कब किए, 1911 में। कौन कौन साथी थे? गाइगर और मार्सडन थे, 2 इनके साथी थे। इन्होंने क्या किया कि बढ़िया परमाणु के अंदर झांकने की कोशिश की कि भाई परमाणु के अंदर है क्या क्या, और आज भी इनका प्रयोग बिल्कुल सही है। इन्होंने जो बताया लास्ट में जो निष्कर्ष निकला वो सत्य है। अब हम लास्ट में इनका मॉडल अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको कैसे क्या लिखना है बच्चों, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ ले लिया, कांच के एक बॉक्स में, ये शीशे का बॉक्स मान के चलो, इसके अंदर रखा, और ओ से यानी छिद्र से इस शीशे के मतलब ये बॉक्स के छिद्र ओ से जो आपका अल्फा कण है एकदम तीव्र वेग से निकलता है, जिसको एकदम संकीर्ण बनाने के लिए जो आपका लेड का जो ईंटा है बच्चों D1 और D2 लगा दिया गया, जिससे अल्फा कण संकीर्ण किरण पुंज के रूप में प्राप्त होती है, जिससे स्वर्ण पात्र से गुजारा गया, ये व्यवस्थित किया गया, ठीक है। इसमें संसूचक के लिए एक पर्दा लगा दिया गया S, और साथ में सूक्ष्मदर्शी लगा दी गई, ठीक है, जिसके सहायता से इसको हम देख सकते हैं, ये अल्फा कणों की संख्या को गिना भी जा सकता है। ओके, अब होता क्या है कि उन्होंने प्रेक्षण में ये पाया कि भाई साहब सबसे ज्यादा अल्फा कण तो निकल के बाहर, कुछ अल्फा कण अधिक कोण के साथ ये जैसे कुछ सीधे चला गया, कुछ वितरित हो गया, और कुछ 1 डिग्री पर अत्यंत बहुत ही कम कोण पर वो वापस आ गया। फिर ये बताया कि जो बहुत ज्यादा बाहर जा रहा है ना, इसका मतलब बहुत ज्यादा भाग खोखला है। कुछ वितरित हो रहे हैं अधिक कोण पर, इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब जो केंद्र पर जो भाग है वो धनात्मक है, क्योंकि अल्फा कण जो बौछार की जाती है अल्फा कण पर धनावेश होता है, ये मान के चले। तो मतलब नाभिक वाला भाग जो है वो धनात्मक है। फिर बोले भाई साहब कुछ तो सीधे लौट आते हैं, मतलब केंद्र वाला भाग कठोर भी होगा, इस चीज के लिए पुष्टि की गई, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैंने समझाया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यही तो नोट्स मैं आपको प्रॉपर रूप से प्रोवाइड कराता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। चलिए डायग्राम भी बना है, सेम है, कुछ किरणें सीधे जाती है, कुछ किरणें निकल जाती है इधर उधर। इसके सहायता से इसको घुमा घुमा करके हम देख सकते हैं कि कुछ किरणें सीधे निकलती है, कुछ इधर, कुछ सीधे, कुछ इधर, है ना, इधर उधर फैल जाती है। तो देखिए अधिकांश अल्फा कण पतली पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पत्नी, मजा आएगा सुनने में। तो यहां पर आप पत्नी की जगह पन्नी बना लो, ठीक है। पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित होते हैं, छोटे मतलब जो वापस आ जाता है, इसका मतलब यही हुआ, सीधा वापस आ जाएगा। और कुछ अल्फा कण तो भाई 1000 में से एक या 7-8 हजार में से एक, कुछ बुक में 8000 में से एक है, कुछ बुक में 1000 में से एक, मतलब ज्यादा मात्रा में नहीं, 90 डिग्री या अधिक कोण के साथ प्रकीर्णित हो जाते हैं। फिर भाई साहब और भी लिखा हुआ है, कुछ अल्फा कण वापस लौट जाते हैं। तो मतलब कहने कुछ 3 यहाँ पे मुख्य रूप से प्रेक्षण है कि भाई अधिकांश तो निकल जाते हैं, कुछ अधिक कोण के साथ, और कुछ वापस आ जाते हैं। अब इनमें निष्कर्ष निकाला कि भाई जो अधिकांश अल्फा कण पन्नी को पार कर सीधे निकल जाते हैं, इसका मतलब यह है कि अधिकांश भाग खोखला होता है, और जो आपका अल्फा कण प्रक्षेपित होता है, इधर उधर प्रकीर्णित होता है, फैलता है, इसका मतलब यह है कि धनावेशित कण जब भाग रहा है नाभिक से टकरा करके, मतलब नाभिक के पास जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसका मतलब नाभिक पे धनावेश है। तीसरा है कुछ अल्फा कण अधिक कोण के साथ प्रकीर्णित होते हैं तथा कुछ अल्फा कण वापस लौट जाते हैं। यह तभी संभव है जबकि संपूर्ण धनावेश एक सीमित स्थान में केंद्रित हो, मतलब सेंटर पॉइंट एकदम धनावेश एवं कठोर है, और तभी वहां से टकराकर वापस लौट आ रहा है। अब इसके महत्व के बारे में बात करते हम आपको समझाएंगे, आपको लिखना होगा तो लिख लेना कि सन 1911 में ये सारा प्रयोग करने के बाद रदरफोर्ड ने ये बताया, पहला बात, ठीक है, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, ये आपका मान लीजिए परमाणु है, इन्होंने पहला बात ये बताया कि परमाणु के समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके केंद्र में बहुत से छोटे भाग में रहता है। लिखना है तो लिख सकते हैं। सन 1911 में रदरफोर्ड ने अपने प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर परमाणु संरचना संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया। वो मॉडल क्या है भाई? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अलग है, ये प्रयोग अलग है, ये प्रेक्षण है।
प्रयोग पर प्रेक्षण प्राप्त किया। और फिर मॉडल में क्या बताया, पहला पॉइंट लिखना, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश एकदम केंद्र पर बहुत ही छोटे भाग में, जिसे नाभिक कहते हैं, संकेंद्रित रहता है। यानी परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके बहुत से छोटे भाग में केंद्र में मतलब क्या रहता है, संकेंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। दूसरे पॉइंट में बताया कि नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर के क्रम का होता है। ठीक है, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर के क्रम का होता है। ये जो अंदर का नाभिक है इसका आकार 10⁻⁻15 मीटर, जबकि परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर इसके तुलना में कहीं ना कहीं छोटा होता है। ठीक है, परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर का होता है, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर, यानी आकार से लगभग बहुत छोटा होता है, 10⁵ गुना छोटा होता है। तीसरे नंबर बताया, नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले के चारों ओर, ये जो खोखला गोला है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। ठीक है, किसी भी परमाणु में समस्त इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेशित नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। कहने का मतलब ये बताया कि नाभिक के चारों जो खोखला भाग है इसके चारों ओर कक्षा पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, इन्होंने बताया, और उतनी ही मात्रा में धनावेश केंद्रित पर रहता है। फिर बताया परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर नहीं रहते, वो वृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करते रहते हैं। ये उन्होंने इतना चीज बता के गए, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में इतना चीज बता के गए। ठीक है बच्चों, तो ये 4 पॉइंट आपको यदि लिखना है तो लिख सकते हैं, और नहीं लिखना है तो ना भी लिखें, ये आपकी कमी होगी। बच्चों मैं आप लोगों को प्रॉपर रूप से पूरा चीज करा रहा हूं, यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप नहीं लिख रहे हैं, ये आपकी कमी है। और जो बच्चे कहते हैं कि सर कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, तो हमारे चैनल में सभी टॉपिक्स को कवर कराए जाते हैं। और एमपी बोर्ड के एग्जाम के पहले पहले आपको 2 नंबर वाले प्रश्न, 3 नंबर वाले प्रश्न, हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा प्रोवाइड कराए जाएंगे, बहुत ज्यादा। तो वो यदि बच्चा हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहता है तो डेफिनेट रूप से कहीं ना कहीं अच्छा अंक लाता है। और बच्चों का परसेंटेज कुछ लोग पूछते रहते हैं, तो ये आप खुद कितना पढ़ सकते हो, आप अपना खुद परसेंट बना कर बता देना कि हाँ इस चैनल से इतने परसेंटेज आए। ओके बच्चों, तो यदि इसका नोट्स लेना है तो नोट्स के लिए कांटेक्ट नंबर मैं हमेशा दे देता हूं, अपना पर्सनल नंबर 9685299149, 9685292949। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, छोटा सा अमाउंट लगता है नोट्स के लिए, ध्यान रखना, नहीं बाद में कह दो कि सर आपने कहा था फ्री में। तो ज़्यादा अमाउंट नहीं, एक छोटा सा कास्ट है, लेकिन प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं ताकि आपकी भी तैयारी विधिवत हो सके और हमारा भी एक छोटा सा हेल्प हो सके। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।